सो है गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। कल बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस देखने को मिले थे। हम लोग के पास चेल्सी और सिटी का मैच था, लिवरपूल का भी मैच था, आर्सेनल का भी मैच था। सारे मैच के ऊपर बातचीत करेंगे और बारसा के भी रात में मैच था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं आर्सेनल के बारे में। आर्सेनल और बर्नली का मैच था, एवे मैच था, ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। 5 गोल पेल दिया आर्सेनल ने एंड बैक टू बैक 2 मैच में टोटल मिला के 11 गोल। वेस्ट हैम के मैच में 6 गोल और कल के बर्नली को तो तहस नहस कर दिया। 5 गोल मारे, मार्टिनेली ने गोल मारे, काई हर्ट्स ने भी गोल स्कोर किए, ट्रॉसार्ड ने भी गोल स्कोर किए, साका ने भी गोल स्कोर किए। तो भाई हमें दिख रहा है कि टाइटल कंटेंडर जो रेस है उसमें आर्सेनल धीरे धीरे और भी ज़्यादा सीरियस हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में आर्सेनल और भी कुछ कर सकता है। ऑल्दो आर्सेनल के साथ पिछले बार भी ये हुआ था, लेकिन लास्ट में जाकर वो बॉटल कर दिए थे। लेकिन इस बार का आर्सेनल और भी ज़्यादा मैच्योर तरीके से खेल रहा है और बैक टू बैक एक पॉजिटिव रनवे में आर्सेनल को दिख रहा है। ऑल्दो आर्सेनल का अगला नेक्स्ट मैच जो पोर्तो के साथ यूसीएल में एवे मैच है और मुझे लगता है वो मैच अगर आर्सेनल कंफर्टेबली जीत जाता है ना तो आर्सेनल के अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा एंड प्लेयर और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर और भी अच्छे रनअप फॉर्म में जा सकते हैं। लेकिन अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एवे फिक्चर पोर्तो जैसे एक डिफेंसिव टीम को अगर खोल देते तो आने वाले मैच में या आने वाले सीजन में आर्सेनल एक टाइटल कंटेंडर हो सकता है। हमें जो लग रहा है कि लिवरपूल और सिटी के बीच में टाइटल कंटेंशन हो रहा है, लेकिन आर्सेनल वहाँ पे डायरेक्टली कूद सकता है। अब देखना पड़ेगा ये फॉर्म को आर्टेटा और आर्सेनल के जितने सारे प्लेयर से कैरी कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बट ऑब्वियस 2 मैच में भाई 11 गोल भाई इट्स टू मच राइट। लेकिन डिफेंसिव वाइज आर्सेनल कैसा खेल रहा है ये टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है 2-3 मैच में। ऑल्दो लिवरपूल को भी उन्होंने न्यूट्रलाइज किया था अपने मैच में, होम मैच में 2-1 से जो मैच जीता था आर्सेनल ने। तो अब देखते हैं आने वाले मैचेस में, आने वाले सीजन में आर्सेनल कैसे अपना सीजन कंटिन्यू करता है। और एक बार अगर सीजन जीत जाता है एट दैट एंड ऑफ द सीजन तो भाई गजब ही हो जाएगा, क्योंकि आर्सेनल को कोई भी मौका उतना नहीं दे रहा था। ऑल्दो पिछले साल वो सेकंड पोजीशन आए थे। तो देखते हैं आर्टेटा और आर्सेनल आने वाले सीजन में क्या चीज करता है। वहां से मूव करते ब्रेंटफोर्ड में। ब्रेंटफोर्ड में खेला जा रहा था लिवरपूल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड का मैच और लिवरपूल का देखो एक नेगेटिव चीज हो ही रहा है कि एलिसन उनका इंजर्ड है, उनका जोटा कल इंजर्ड हो गया, उन लोगों का कुर्तुस जोन्स कल इंजर्ड हो गया। तो बैक टू बैक इंजरी की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स बाहर है। बट द पॉइंट इज दैट कल क्या ना मैंने एक इमोशनल मतलब एक सीन देखा जब कुर्तुस जोन्स आपका इंजर्ड हो रहा था, तब ग्रेवेनबर्ग जब उतर रहा था फील्ड पे, तब उसके साथ जो मतलब क्लॉप का जो रिलेशन या क्लॉप का जो एक्सप्रेशन था वो दिख रहा था। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, लिवरपूल के प्लेयर्स या लिवरपूल के जितने सारे फैंस थे उतना टेंस्ड क्यों है कि क्यों क्लॉप जा रहा है, उसके बाद उनके फ्यूचर में क्या होगा, इतना टेंस्ड क्यों है? क्योंकि क्लॉप अच्छा मैनेजर है, ठीक है फाइन, आप एक अच्छा मैनेजर जा रहा है, आपके टीम या आपका तो एक मोमेंटम है ही टीम का, तो एक अलग मैनेजर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, जावी अलोंसो आ जाएगा या फिर कोई आ जाएगा। लेकिन इतना टेंस्ड क्यों है? टेंशन इसलिए है भाई कि योर्गन क्लॉप इज नॉट अ मैनेजर और अ कोच ऑफ लिवरपूल, योर्गन क्लॉप इज द फादर ऑफ लिवरपूल। मतलब योर्गन क्लॉप के आसपास जो प्लेयर रहते हैं ना, मतलब प्लेयर का एक्सप्रेशन देखो और आपका योर्गन क्लॉप के एक्सप्रेशन देखो, दे आर नॉट द प्लेयर्स एंड द मैनेजर, दे आर लाइक ए फादर एंड द सन। एंड योर्गन क्लॉप बहुत सारे इंटरव्यू में बोले भी है। तो मतलब ये फादर वाला एक फादरहुड वाला एक चीज़ ना वो जा रहा है, इसलिए लिवरपूल के फैंस इतने टेंशन है कि भाई ऐसा बाप हमको फिर से मिलेगा कि नहीं, राइट। लिटरली द बाप ऑफ लिवरपूल इज योर्गन क्लॉप। तो इतने सारे इंजरी के बावजूद भी लिवरपूल ने अपना जो टेक्निक है या वे ऑफ प्ले वो एकदम से नहीं छोड़ा। कल डार्विन न्यूनीज ने बहुत ही बढ़िया गोल स्कोर कर दिया, चिप कर दिया गोलकीपर के सिर के ऊपर से। बहुत दिन बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनिशिंग देखने को मिला जो हर एक नंबर 9 को करना चाहिए, लेकिन डार्विन न्यूनीज मिस कर जाता है। डार्विन न्यूनीज का गोल है, डियागो जोटा का गोल है, उसके बाद मैकलिस्टर का गोल है, साला ने भी एक असिस्ट दिया, एक गोल दिया। देखो साला कल आया, साला ने आफ्टर द इंजरी प्रीमियर लीग में बैक करते बोल ही दिया कि साला क्या प्रोड्यूस कर सकता है आफ्टर द इंजरी। मुझे हर एक प्लेयर को एक चीज़ होता है कि आने वाले एक मैच या फिर 2 मैच पे थोड़ा बहुत निगल फील होता है, थोड़ा बहुत फील होता है कि भाई ये बंदा 100% अभी तक फिट नहीं है। थोड़ा बहुत मैच शार्पनेस बोलो, मैच में एंटिसिपेट करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन मोहम्मद साला उन्होंने बता दिया कि प्रीमियर लीग में इस मॉडर्न एरा में आफ्टर 2013-2015 जितने सारे अटैकर प्रोड्यूस हुए प्रीमियर लीग में, वाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। साला ने आया, असिस्ट दिया, फिर फिनिश भी किया एंड एक रिकॉर्ड भी है, एक ही मैच में असिस्ट और एक ही मैच में गोल देने का रिकॉर्ड में टॉप 4 लिस्ट में साला भी आ गया। नंबर 1 पे वेन रूनी है 36 में, उसके बाद आई थिंक थ्योरी ऑनली है 32 में, उसके बाद एलन शेरर शायद है 31 में, उसके बाद मोहम्मद साला आई थिंक 30 या 31 पे आ गया। तो देखो साला कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इस मॉडर्न एरा में वन ऑफ द बेस्ट आप प्रीमियर लीग का बोल ही सकते हो। और 4-1 से मैच जीत गया आराम से कंफर्टेबली।
गैकपो ने भी गोल दिया था लिवरपूल ने। तो अभी आर्सेनल का भी अगर टेबल का कंडीशन बोले तो अभी आर्सेनल नंबर सेकंड पोजीशन पे 25 मैच पे 55 पॉइंट्स लेके, लिवरपूल नंबर 1 स्पॉट पे है 25 मैच पे 57 पॉइंट्स लेके, राइट। उसके बाद हम मूव करेंगे, बहुत एक इंपॉर्टेंट मैच था, मैंने बोला था प्रीव्यू में, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ प्रीमियरशिप टाइटल, दैट इज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी के मैच। एंड सारे लोगों का जितना सारा प्रेडिक्शन था, सारे प्रेडिक्शन के ऊपर पानी फेर देता है कल चेल्सी। देखो मैंने बोला था प्रीव्यू में, चेल्सी इज पाकिस्तान ऑफ प्रीमियर लीग, ठीक है ना। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते चेल्सी आज कैसा खेलेगा, मतलब कौन सा चेल्सी आएगा, ये गरीब गधा चेल्सी आएगा कि भाई पावरफुल चेल्सी आएगा। यही चेल्सी एस्टन विला के साथ भाई 3-1 से पेल देता है विला पार्क में, वही चेल्सी क्रिस्टल पैलेस के साथ स्ट्रगल करता है। एक चेल्सी भाई सिटी के साथ 4-4 ड्रॉ ले लेता है, वही चेल्सी आप बोलो नॉटिंघम फॉरेस्ट को या ब्रेंटफोर्ड के साथ खुद के घर पे आ जाता है। तो चेल्सी को प्रेडिक्ट करना भाई मुश्किल नहीं, बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। लेकिन फिर भी जो प्लेइंग 11 है, जो 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले जो प्रॉब्लम हो रहा था चेल्सी के साथ कि चेल्सी का हम लोग ना प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट कर नहीं पा रहे थे कि आज कौन सा प्लेइंग 11 खेलेगा, आज म्यूजिकल चेयर चल रहा है क्या, कल यो खेल रहा है, परसों ये खेल रहा है, आज ये खेल रहा है। लेकिन पोचेटिनो, आई थिंक पोचेटिनो धीरे धीरे अपना प्लेइंग 11 ढूंढ पा रहे, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले एक चीज़ बोला था वीडियो में, टॉटनम का जितना सारा मैंने रिव्यू वगैरह किया था, जब पोस्टेकोग्लू के टॉटनम ने एक स्टेबिलिटी दिया था, टॉटनम ने एक बहुत अच्छा रनअप फॉर्म में जा रहे थे टॉटनम नंबर 1 पोजीशन पे, तब मैंने एक चीज़ बोला था कि एक टीम का सीजन अच्छा होगा कि बुरा होगा ये डिपेंड करता है कि उसका जो मैनेजर है वो अपना प्लेइंग 11 ठीक कर पाए कि नहीं। क्योंकि देखो पोस्टेकोग्लू यहाँ पे आके, पोस्टेकोग्लू के साथ या टॉटनम के साथ हम लोगों का एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन पोस्टेकोग्लू आके टॉटनम का इतना अच्छा रनअप फॉर्म कैसे क्रिएट किया, क्योंकि पोस्टेकोग्लू आने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद ही वो टॉटनम का फर्स्ट प्लेइंग 11 सिलेक्ट कर पाया था, मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन वो कंफ्यूजन आई थिंक पोचेटिनो के पास था कि किस प्लेयर को कौन से जगह पे खेलेंगे। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्लैरिफाई होते हुए एक प्रॉपर प्लेइंग 11 हम लोग को दिख रहा है। इनकुंगू और रहीम स्टर्लिंग का थोड़ा ओवरलैप है, बाकी के जो 10 प्लेयर्स है, थियागो सिल्वा इंजर्ड है, वो अगर साइड में आप हटा लो, लेकिन बाकी के प्लेयर प्रिडिक्टेबल हो रहे कि भाई इस जगह पे खेलना है। देखो बार बार आप प्लेइंग 11 स्विच ऑन करोगे ना, तो कहने कि प्लेयर के ऊपर भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन से प्लेयर पे या कौन से जगह पे मैं खेलूंगा। कि अगर मैं कल का प्लेइंग 11 बोलूँ, आई थिंक द परफेक्ट प्लेइंग 11 एक मेरा वो पॉइंट था कि इनकुंगू को खिलाना चाहिए था रहीम स्टर्लिंग की जगह पे, बट एट द एंड ऑफ द मोमेंट रहीम स्टर्लिंग ने भी गोल स्कोर किया। तो अगर मैं सेंटर बैक की बात बोलूँ, बहुत ही बढ़िया मैच था दोनों का, कॉलविल का या आराम का, एक्सेल डिसल्स का। एक्सेल डिसल्स इज लाइक प्लेइंग लाइक अ बीस्ट टुडे। हालैंड को या फिर बोलो, डोकू को बोलो, केविन डी ब्रुयने को बोलो, किसी को भी फाइनल तक में कुछ करने नहीं दिया। कॉलविल का भी वही सेम चीज़ है, और यही कॉलविल को पोचेटिनो लेफ्ट बैक खिला रहा था। मतलब अब सेंटर बैक को लेफ्ट बैक खिलाओगे तो कैसे परफॉर्मेंस करेगा। अभी कॉलविल सेंटर बैक खेल रहा है, कल का मैच देखो डिफेंसिव वाइज कितना कंपोज था कॉलविल, उसके बाद वो फिजिकली बुली करने का ताकत भी है। लेफ्ट बैक के एरिया के बोलो, चिलविल का बहुत ही अच्छा मैच था, चिलविल ने फिल फोर्टिन को कुछ नहीं करने दिया पूरे ऑल ओवर मैच में। राइट बैक पे मालोगुस तो बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव वाइज उसकी कंट्रीब्यूशन बोलो, अटैकिंग वाइज बोलो, जब काउंटर खुल रहे थे उसका स्पीड बोलो, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, काबिले तारीफ था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज मिडफील्ड, काइसेडो, कॉनर मैगलेगर और आपका बोलो एंजो, ये मिडफील्ड धीरे धीरे कंपोज होते हुए। पिछले वाला मैच देखो बैक टू बैक 2 गोल देके कॉनर ने, एंजो ने लास्ट में गोल देके फाइनल में 3 गोल मिडफील्ड से आया था। काइसेडो का डिफेंसिव वाइज बहुत स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थियागो सिल्वा कल नहीं था, एंड थियागो सिल्वा के ना होने के लिए काउंटर पे ज़्यादा नहीं खुल रहा था, और आपका काइसेडो ना अकेला नहीं पड़ रहा था। जब थियागो सिल्वा खेलता है ना, देखो थियागो सिल्वा बहुत अच्छा डिफेंडर है, वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस, बट हम लोग जानते हैं, लेकिन थियागो सिल्वा का भी उम्र हो गया ना, उसके बाद तो स्पीड नहीं है, इसलिए बहुत बार काउंटर पे जब पीछे जाना पड़ता है, स्पीड की ज़रूरत होता है, तब काइसेडो ना अकेला पड़ जाता था। लेकिन थियागो सिल्वा उतनी तेज़ी तरीके से काउंटर फेस नहीं कर पाता था। लेकिन अभी थियागो सिल्वा नहीं था, कॉलविल और आपका एक्सेल डिसल्स था, और दोनों के पास ही स्पीड है, तो वो डिफेंसिव कंपोजर ज़्यादा दिख रहा था, राइट। एंड अटैकिंग फील्ड की बात करो, पाल्मर था विंग पे, लेकिन पाल्मर आप जानते हो, कहने की पाल्मर वो पीछे वाले जो मिडफील्ड में जो कंट्रीब्यूशन है, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन है, वो पाल्मर बखूबी करता है। तो यही चीज़ है कि पाल्मर अगर गोल भी नहीं करता जिस मैच में, उस मैच में आपका डिफेंसिव कंपोजर पाल्मर से आप देख पाते हो। एंड जैक्सन का भी कल अच्छा मैच था, हाँ 1-2 बंदर ने हाउलर किया है, 1-2 गोल और भी होना चाहिए था। एट द एंड ऑफ द डे चेल्सी का कल 3 गोल मिनिमम होना ही चाहिए था।
जो जैक्सन का मिस था बहुत ही घटिया मिस था फर्स्ट हाफ से पहले, और आफ्टर द फर्स्ट हाफ वो एक मिस हुआ था, इनको को मैसेज दिया था, वो भी घटिया फिनिश था। अगर जैक्सन ने कल 2 गोल अगर दिमाग ठंडा करके फिनिश कर देता ना तो भाई मैच हार सकता था, 88 से मैच जीत सकता था चेल्सी। इट कुड बी 2-0 या फिर 3-0, राइट। तो अब देखना पड़ेगा। राइम स्टर्लिंग का कल उतना अच्छा मैच नहीं था, अप एंड डाउन मैच था। एक गोल अगर हटा देते हो तो राइम स्टर्लिंग का मैच मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अटैकिंग वाइज बोलो बॉल ज़्यादा बंदा होल्ड करता है, पास नहीं करता, डिसीजन मेकिंग अभी तक फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग ठीक ठाक नहीं है बंदे का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काइल वॉकर को लेटा के बंदे ने गोल कर दिया, वही कहीं ना कहीं ड्रॉ होने का एक कारण बन गया। एंड अगर ऑपोजिशन पॉइंट पे बात कर सिटी का, हालांड का कल बहुत ही घटिया मैच था भाई। 1.6 XG लेके आप गोल स्कोर नहीं कर रहे हो, दैट इज एक ऑफ डे हालांड का। होना भी चाहिए क्योंकि हर एक मैच में आप एक ही इंटेंसिटी से, एक ही लक से आप मैच डिलीवर नहीं कर पाते। तो एक ऑफ डे था और यही इवेंचुअली चेल्सी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि गोल स्कोर नहीं हुआ। केविन डी ब्रुयने का भी कल उतना अच्छा मैच नहीं था, क्योंकि देखो डिफेंसिव उन लोगों का अच्छा मैच नहीं था, मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इट्स अ चेल्सी टिपिकल मास्टर क्लास, डिफेंसिव मास्टर क्लास। जो लो ब्लॉक में जो लोग अच्छी तरीके से नैरो करके जितना डिफेंसिव कंपोजर दिखा है, तो मुझे लगता है कि सिटी ने तो अच्छा नहीं खेला, ठीक है, लेकिन दैट क्रेडिट गोज टू चेल्सी ने एवे टफ में, स्पेशली एटिहाद जहाँ पे सिटी सबको खोल के देख देता है, वहाँ पे लो ब्लॉक करके नैरो करके चेल्सी ने डिफेंसिव कंपोजर दिखाया। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सिटी के फैंस को, भाई सिटी के फैंस, भाई आपकी टीम का एरा चल रहा है, आपका टीम ट्रेवल जीता है, लेकिन सिटी के फैंस में वो जान नहीं है। मेरे एक दोस्त के साथ बात हो रहा था कि सिटी जितना भी ट्रेवल जीत ले, जितना भी ये सब कर ले, वो लिवरपूल और मैनचेस्टर हो नहीं पाएगा। लिवरपूल मैनचेस्टर की बात छोड़ो, छोटे छोटे जितने सारे क्लब है उनके फैन में ज़्यादा पैशन है सिटी के, तो मतलब लिटिल बिट नेगेटिव, बट वही चीज़ है कि पैसा दे के आप मतलब प्लेयर खरीद सकते हो, ट्रॉफी में डोमिनेशन ला सकते हो, फुटबॉल दिखा सकते हो, लेकिन वो पैशन कहाँ से खरीदोगे? पैशन वो जनरेशन बाय जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है। तो देखते हैं आने वाले मैच में सिटी कैसे टर्न अप करता है, क्योंकि देखो अभी सिटी 3rd पोजीशन पे हो, जो मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था, चेल्सी को तो पहली देगा, लेकिन यहाँ से कहने की चेल्सी ने पॉइंट लूज करवा दिया सिटी को, लेकिन इवेंचुअली मैच तो हार ही जाते सिटी। लेकिन आ गया हमारे बीच में रॉड्री, और ये हर एक मैच में मैं देखता हूँ, जिस मैच में सिटी गोल नहीं कर पाता, जिस मैच में सिटी का गोल मतलब हो नहीं पाता, लग नहीं चल रहा है, उस मैच पे रॉड्री कहां से आ जाता है भाई? रॉड्री कैसे गोल देता था? ये दैट इज वन ऑफ द क्लच मोमेंट फॉर रॉड्री अगेन, एंड रॉड्री ने गोल बैंक कर दिया और मैच ड्रॉ करवा दिया। लेकिन इवेंचुअली दैट इज अ बिग विन फॉर चेल्सी। ये ड्रॉ भी एक विन की तरह देखेगा, एंड चेल्सी के खेमे में बहुत सारा मोटिवेशन क्रिएट होगा। और देखना पड़ेगा आने वाले कैराबाओ कप के फाइनल में बताओ या फिर इस सीजन में बताओ, लीग में बताओ, चेल्सी मोटिवेशन को कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है। और मुझे लगता है चेल्सी थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है, लेकिन चेल्सी अभी भी 10th पोजीशन पे ही है। अब देखते हैं इन फ्यूचर चेल्सी कैसे अपना सीजन कैरी फॉरवर्ड करता है। चलो वहाँ से हम लोग मूव करेंगे ला लीगा में, जहाँ पे सेल्टा विगो वर्सेस बार्सिलोना का मैच हो रहा था। सेल्टा विगो मैच जब हो रहा था, मैंने अपने दोस्त को बताया था कल इवनिंग में, भाई कुछ भी हो, कोई भी मैच जीते, कोई भी मैच हारे, उलट फुलट हो जाए, लेकिन यागो आसपास गारंटी गोल स्कोर करेगा। और मैंने देखा यागो आसपास ने गोल स्कोर कर दिया। देखो ये बार्सिलोना के साथ एक स्टैट है, यागो आसपास का 11th आपका गोल है, मतलब 11 बार गोल स्कोर किया है बार्सिलोना के खिलाफ यागो आसपास ने, और 10th टाइम अगेंस्ट आस्ट्रेलिया। तो ये यागो आसपास और बार्सिलोना का जो लव स्टोरी है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अगर मैच की बात कर, मैच मैंने पूरा देखा नहीं, मैच मैंने एक 30 मिनट्स का मैंने हाईलाइट देखा, हाफ टाइम मैंने देखा था, उसके बाद मैच मैंने देखा नहीं, उसके बाद हाईलाइट वगैरह देखा। फर्स्ट गोल जो हुआ लेवेंडोस्की का, टिपिकल रॉबर्ट लेवेंडोस्की फिनिश, दैट इज द रॉबर्ट लेवेंडोस्की कैन डू फॉर बार्सिलोना, फॉर एनी काइंड ऑफ टीम। बहुत ही अच्छा फिनिश था, 1-0 का एक लीड हो चुका था, लेकिन उसके बाद कुछ क्रिएट वगैरह नहीं हो रहा था, क्योंकि देखो बार्सिलोना अभी इस मेंटल सिचुएशन में, 2 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं रिव्यू नहीं बोलूँगा, ज़्यादा वीडियो नहीं खींचूंगा। एक चीज़ है, बारसा का अभी जब मेंटल सिचुएशन है, अभी जब बॉडी लैंग्वेज है, बारसा को थोड़ा बहुत लक की ज़रूरत है। एट द एंड ऑफ द डे वो लक मिला, लास्ट में वो पेनल्टी वगैरह मिला, उसके बाद एक मिस भी कर दिया था लेवेंडोस्की ने, लेकिन फिर भी रीटेकन हुआ, उसके बाद गोल स्कोर हुआ। तो कहीं ना कहीं भी बारसा के पास एक लक चाहिए होता है, क्योंकि बारसा के पास वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। और एक दूसरी चीज़ है, ये इसका एक और एग्जाम्पल है कि लास्ट में टर स्टेगन जाके उसका कॉलर वगैरह पकड़ रहा है सेल्टा विगो प्लेयर का, फ्रैंकी डी जॉन्ग बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, उसने भी येलो कार्ड ले लिया। तो इस तरीके से हम लोगों को एग्जाम्पल मिल रहा है कि बार्सिलोना खेमे में या फिर ड्रेसिंग रूम में उतना मेंटली स्टेबल नहीं है, अभी बंदे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, अभी थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है। तो इस चीज़ को ठीक ठाक तरीके से करना पड़ेगा जावी को, नहीं तो आने वाले सीजन में और भी गड़बड़ हो सकता है, राइट। एंड दूसरी बात ये कि रॉन लेवेंडोस्की का फॉर्म, अब देखो कल एक अच्छा फिनिश हुआ,
एक अच्छा फिनिश हुआ आपके पास, वो कॉन्फिडेंस से आप 45 मिनट्स बाद एक बंदा पेनल्टी मिलता है आपको और आप इतना गंदा पेनल्टी लेते हो, तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के ऊपर भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आने वाले समर विंडो में रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को बार्सिलोना कंटिन्यू करेगा या फिर नए कुछ नंबर 9 के बारे में सोचेंगे। तो इसके बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि लेवेंडोव्स्की के इस फॉर्म को ज़्यादा देर कंटिन्यू कर नहीं पाओगे, क्योंकि बैक टू बैक अगर 2 सीजन खत्म हो गया बार्सा का तो भाई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखते हैं लेवेंडोव्स्की आगे जाके सीजन में और भी क्या प्रूव वगैरह कर पाता है। अगर मिडफील्ड का कल बात बोले, मिडफील्ड में ज़्यादा कुछ क्रिएट वगैरह नहीं हो रहा था भाई, गुंडोगन आने के बाद थोड़ा बहुत क्रिएटिंग हुआ, लेकिन मिडफील्ड डेड था कल बार्सा का, उतना क्रिएटिविटी बोलो, उतना चांसेस बोलो, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है ना। और डिफेंसिव एरिया में बताओ, देखो सेल्टा विगो अभी 17th या 18th मतलब टेबल पे है, तो आप अटैकिंग वाइज ज़्यादा कुछ थ्रेट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते सेल्टा विगो, तो आप जानते हो। तो उस टीम के अंदर अगर आप चढ़ के नहीं खेलोगे या ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे या ज़्यादा अटैक प्रोड्यूस आपका नहीं होगा, चांसेस वगैरह आपका ज़्यादा अगर क्रिएट नहीं होगा, तो कैसे होगा, कैसे आपको फैंस को सेटिस्फाई करोगे भाई हम लोग अच्छे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो दैट इज द लकी विन फॉर बार्सा, होना भी चाहिए। अभी वो माइंड नहीं करेंगे, अब 3 पॉइंट्स के ऊपर लोग माइंड करेंगे क्योंकि अच्छा फुटबॉल नहीं खिला पा रहे हैं, मेंटली स्टेबल उतना नहीं है, टीम मोटिवेटेड नहीं है, टीम के मतलब ड्रेसिंग रूम में उतना मतलब पॉजिटिविटी नहीं है, तो अभी बार्सा माइंड नहीं करेंगे। अभी बार्सा को चाहिए 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स मिला, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर टॉप 4 में ना हो बार्सा तो भाई बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो अभी तक कोई टेंशन नहीं है, 3 पॉइंट्स मिल गए, अभी 3rd पोजीशन पे है क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड भी इवेंचुअली पॉइंट लूज कर ही जा रहे, सेविया के खिलाफ उन्होंने भी मैच हार गए थे, नहीं तो बार्सा के बाद प्रेशर बनता वो टॉप 4 का। तो देखते हैं आने वाले मैचेस भी या फिर आने वाली यूसीएल जितने नाइट्स होंगे, नेपोली के साथ अभी मैच है बार्सा का, अब देखते हैं नेपोली के साथ अगर अच्छा विन कर लेते हैं बार्सा तो एक मोटिवेशन आएगा, ठीक है ना, अगले राउंड के लिए, क्वार्टर फाइनल के लिए। तो देखते हैं ज़ावी एंड बार्सा कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि देखो ज़ावी के ऊपर ज़्यादा टेंशन या फिर ज़ावी के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देके, बार्सा में जितने सारे प्लेयर्स हैं उनको भी इन करना पड़ेगा, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आप ज़ावी या मैनेजर के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। तो देखते हैं आने वाले मैच में क्या होगा। और आज 2 इंपॉर्टेंट मैच है, मैड्रिड का मैच है एंड लूटन के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है, उनका भी रिव्यू करेंगे और कुछ शॉर्ट भी शूट करेंगे आप लोगों के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। आप चैनल पे जुड़े रहिए। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।